नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज भारत ने पाकिस्तान की एक बार फिर पोल खोल दी, उसे बेनकाब कर दिया दुनिया के सामने और ये दावा किया कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जब आतंकवाद की चर्चा हुई तो भारत ने एक ऑडियो क्लिप सुना दिया। ये ऑडियो क्लिप है मुंबई के 26/11 का, जब पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया था। एक विषम स्थिति पैदा हो गई थी। हमने उसके एक आतंकवादी को पकड़ भी लिया था, लेकिन पाकिस्तान लगातार दुनिया के सामने यही कहता रहा कि नहीं नहीं, हमारी कोई साजिश नहीं है। वो बार बार एक ही बात कहता रहा कि भारत झूठ बोल रहा है। लेकिन दुनिया के सामने भारत ने जब वो ऑडियो क्लिप प्रस्तुत किया और ऑडियो क्लिप सुनाया, तो ऑडियो क्लिप में जो पाकिस्तान का जो साजिश करता है, आतंकी साजिश करता, साजिद मीर, जिसके हम बारे में भारत कई बार खुल करके बोल चुका है, वो साजिद मीर जो साजिश कर रहा था 26/11 की, और उसने क्या किया, फोन से कह रहा है मुंबई में आतंकवादियों से, जहां मूवमेंट हो, जहां लोग दिखाई दें, लोग छतों पर दिखाई दें, सड़क पर दिखाई दें, कहीं पर भी दिखाई दें, ठोक दो। ये बात कह रहा वो, और ये उन आतंकियों से कह रहा है जो मुंबई के नारीमन पॉइंट पर खड़े थे। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान अपना बचाव करता है, लेकिन भारत के पास ऐसे सबूत हैं जो वक्त पर दुनिया के सामने पेश कर दिए जाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद से भारत को तंग किए हुए है। और आज का जो ये ऑडियो क्लिप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में प्रस्तुत किया गया, उससे लोग अवाक रह गए। पाकिस्तान भी चुप रहा, क्या बोलेगा, क्या हिम्मत है उसकी बोलने की। लेकिन ध्यान रखिए कि हमारे देश की सुरक्षा हमारी एकजुटता पर ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही एक बड़ा संदेश दिया है। सूरज कुंड में चिंतन शिविर है, देश की सुरक्षा को लेकर के भाग ले रहे हैं गृह मंत्रालय भी संभालने वाले मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव और डीजी। और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, जरूरत इस बात की है कि सारे राज्य सुरक्षा के मामले में एकजुट रहें। अगर कोई राज्य अच्छी पहल कर रहा है तो उसका लाभ उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि सफलता तभी मिलती है जब एकजुट होकर के केंद्र और राज्य की एजेंसियां काम करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी तरीके की बातें की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
बताया कि किस तरीके से प्रदेश में बजट बढ़ा करके, टेक्नोलॉजी बढ़ा करके हमने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत किया है। आइए हम आपको सुना दें क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। से करने वाला काम है। साथियों, बीते वर्षों में आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है, लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी से करने वाला काम है। साथियों, बीते वर्षों में आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है, लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी। चिंतन शिविर में वन नेशन वन वर्दी की भी बात की, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा ये एक सोच है, एक विचार है, एक दिशा है, लेकिन हम इसे थोपना नहीं चाहते। उनका संदेश साफ था, जब देश में एक वर्दी होगी, सुरक्षा का एक मानक होगा, सुरक्षा की एक पहल होगी, एक अनुशासन होगा, एक रूपता होगी, तो सुरक्षा को एक नया संबल मिलेगा। खैर, इस पर चर्चा होगी और आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा के प्रति जो बिंदु उठाए हैं उन पर काम होता है। समाजवादी पार्टी
हर हाल में पुनर्जागरण करना चाहती है। खास तौर से अब जब उसके संरक्षक मुलायम सिंह यादव सूक्ष्म शरीर में बदल गए हो। लेकिन चुनौतियां रोज बदलती जा रही हैं। अखिलेश सुप्रीमो सपा आज लखनऊ आए और चूंकि चुनाव निकाय के हैं नवंबर दिसंबर में, तो उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी। लेकिन उनकी घेराबंदी भी हो रही है। एक और आजम खां से घेराबंदी शुरू हो गई, 3 साल की सजा और उनकी विदायगी खतरे में। हालांकि अभी ऑप्शन है, सेशन कोर्ट जाना है, फिर हाई कोर्ट जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है। लेकिन घेराबंदी आजम खां से हो गई और विपक्ष को एक मौका भी मिल गया हमला बोलने का। वहीं दूसरी ओर अखिलेश ने बयान दे दिया कि किस तरीके से यादव और मुसलमानों के वोट काटे गए। काफी दिनों तक ये मामला शांत रहा, लेकिन अब चुनाव आयोग ने अपनी पुख्ता जानकारी इकट्ठा करने के बाद अखिलेश को एक नोटिस थमा दिया है और पूछा है कि आप बताएं कि कैसे चुनाव आयोग ने यादवों के और मुसलमानों के वोट काट दिए। हालांकि सपा के एक नेता ने बाकायदे एक चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से कहा था कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र में जो है वोट काटे गए, उसकी जांच की गई और जांच में चुनाव आयोग ने सपा नेता को बता दिया कि आपका ये दावा गलत है, कोई वोट नहीं काटे गए। एक ये मुश्किल। दूसरा ये लग रहा था कि अब चाचा और भतीजे एक हो जाएंगे, एक रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि अभी जो उपचुनाव जो हो रहा है, उस उपचुनाव में जो सपा के स्टार सूची आई है गोला गोकरणनाथ विधानसभा क्षेत्र की, उसमें 2 बातें हैं। एक तो उस स्टार प्रचारक सूची में अखिलेश का नाम नंबर 1 पर है, तो इससे ये लगता है कि अब अखिलेश ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो उपचुनाव में भी जो है प्रचार करेंगे। ने अभी तक तो अखिलेश नहीं प्रचार करते थे, यहां तक कि अभी आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव हुआ और दोनों सीटें हार भी गए। उस समय उनके भाई जो आजमगढ़ से लड़े थे धर्मेंद्र, उनका एक कसस निकला, कह रहे भाई इसलिए नहीं आए क्योंकि वो उपचुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, हम भी उनकी मर्यादा और परंपरा को तोड़वाना नहीं चाहते थे। लेकिन लगता है कि अखिलेश को यह एहसास हुआ कि नहीं नहीं ये तो थोड़ा गलत है, इसलिए उनका नाम। दूसरा, माना यह जा रहा था कि शिवपाल और अखिलेश के संबंध सुधर रहे हैं, क्योंकि शिवपाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि अखिलेश में मुलायम का अक्स दिख रहा है और जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका हम निर्वाह करेंगे, तो ऐसा लग रहा था दोनों के संबंध ठीक हो रहे हैं। लेकिन नहीं, स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल का नाम नहीं है। एक ये भी बड़ी बात है। तो इससे लगता है कि जो परिवार का दबाव और एक सामाजिक और राजनीतिक दबाव अखिलेश पर है कि शिवपाल और आप एक हो जाइए, लगता है कि अभी उसमें बात बनी नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि बात नहीं बनेगी, लेकिन फिलहाल तो बात नहीं बनी है। अगर जरा भी बात में कोई गुंजाइश होती तो शायद स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल का भी नाम होता, लेकिन नहीं,
ये दर्शाता है कि अखिलेश की घेराबंदी और अखिलेश की मुश्किलें, अखिलेश की चुनौतियां और उनसे बाहर निकलना अखिलेश के लिए एक टेढ़ी खीर ही साबित होगा। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्र और अपने कानपुर में छठ पूजा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 4 दिन का ये महापर्व अपने में अद्भुत है। मनोकामनाओं की पूर्ति का ये महापर्व छठ मैया की पूजा से शुरू होता है। छठ मैया मतलब सूर्य की बहन, और सूर्यास्त को अर्घ देने के साथ, सूर्योदय को अर्घ देने के साथ समाप्त होता है। ऐसे अवसर पर लाखों लोग अपने घरों की ओर भागते हैं, छुट्टियां संभाल करके रखते हैं ताकि छठ पूजा में अपने घर पहुंचे। रेलवे विभाग, बस विभाग तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराता है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन घर के रास्ते पर अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। ट्रेनें फुल हो गई हैं, हालांकि स्पेशल ट्रेन का अभी भी विकल्प दिया जा रहा है, बसों का विकल्प दिया जा रहा है। हमारे कानपुर और लखनऊ से पूर्वांचल के लिए सैकड़ों बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन ये महापर्व है और इस महापर्व में ये जो परिवहन की सबसे बड़ी समस्या आती है, लेकिन हमारी सरकारें भी इस समस्या के निदान में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रही है। अपने देश में नोट पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर छपने का मुद्दा तो तेजी के साथ उठा है। अब लगातार इस पर नई नई चर्चाएं हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब लोगों ने इस बारे में चर्चा करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बारे में कोई बात तो नहीं की, लेकिन सच बात तो यह है कि लोग साहस ही नहीं जुटा पाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो योगी हैं, संत पुरुष हैं, मंदिर राम के प्रति परम आस्थावान है और एक परंपरा से जुड़े हुए हैं और उन्हें अपने संविधान पर अटूट आस्था है। लेकिन बोलने वाले बोल रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने आज प्राइम मिनिस्टर को एक पत्र लिख दिया और एक बार फिर मांग की कि गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जाए। अब लोग कह रहे हैं कि इनको मालूम नहीं है, हमारे जो नोट होते हैं उसमें हमारे ऐतिहासिक धरोहर के चित्र हुआ करते हैं। चित्र हमारे नोटों में होते हैं, लाल किले का चित्र होता है, सांची का स्तूप होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है, होते हैं। आप जरा नोट को पीछे देखिए। हमारे ऐतिहासिक धरोहर में जो चित्र होते हैं, एलोरा की गुफाएं होती है, कितने सुंदरतम प्रेरणा देने वाले चित्र होते हैं। हम्पी का चित्र होता है, लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं। हम अपनी विरासत पर गर्व नहीं करते हैं, बल्कि वोट के लालच में तरह तरह की बातें करते हैं और बवंडर खड़ा कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे,
यदि आप अपने जीवन को संतुलित नहीं रखेंगे, आप अपनी मांगों में संतुलन नहीं लाएंगे, आप अपने विचारों में संतुलन नहीं लाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आपके सामने मुसीबतें भी बढ़ेंगी। आज भारत देश में जनसंख्या संतुलन, जनसंख्या कानून, जनसंख्या वृद्धि की चर्चाएं जोरों पर है। कभी कभी सरकार की ओर से भी एक बयान कहीं आ जाता है कि अरे भाई इसमें विचार हो रहा है या नहीं हो रहा है या चुप्पी साधे, तो उसके लोग नए नए अर्थ भी निकाल लेते हैं। लेकिन आप देखिए चीन, हमारा पड़ोसी देश, एक समय था चीन में जनसंख्या इतनी बढ़ गई, कानून बनाए गए, एक ही बेटा होना चाहिए, एक ही बच्चा होना चाहिए, और ऐसा कानून का डंडा चला कि आज चीन की आबादी घट रही है और चीन में घटती आबादी एक परेशानी का सबब बन गई है, परेशानी का सबब बन गई है कि भाई ये परेशानी, चीन की आबादी घट रही है। तो अब वहां पर एक अभियान चलाया जा रहा है कि चीन की आबादी को कैसे बढ़ाया जाए। तो जानते हो वहां पर क्या हो रहा है? चीन में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, प्रेरणा के अभियान चलाए जा रहे हैं, और एक अभियान में ये भी है कि जो चीन के नवविवाहित युवा युवती हैं उनसे फोन करके पूछा जा रहा है बच्चे का जन्म कब होगा। ये एक अभियान चला। लाखों नवविवाहित हैं चीन में, और उन लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए कि बच्चा कब होगा। ये अभियान चला जा रहा है। ये है असंतुलन, ये है विषमता, ये है सोच से काम न लेना, चिंतन से काम न लेना, और फिर पछताना और अभियान चलाना। दैवयोग से हमारे शासन, सत्ता, सरकार में जो सामंजस्य, संतुलन, समावेशी भाव है वो हमें आगे बढ़ा रहा है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।